पिछले भाग में हमने देखा, मालती खुद को आदित्य के बाहों से छुड़ाती हुई बोलती है, आदित्य छोड़ो मुझे और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे हॉल में चलिए, सगाई की बहुत सारी तैयारी अभी बाकी है और वो सारे काम मुझे और आपको ही पूरा करना है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, चल रहा हूँ, लेकिन पहले एक शर्त है, तभी मैं जल्दी चलूंगा। मालती हंसती हुई कहती है, अच्छा तो अब मुझे शर्त भी पूरी करनी होगी। तो बताए क्या शर्त है? हुजूर का। अब आगे, मालती की बिंदिया भाग 3। हाँ जरूर मालती, लेकिन पहले मेरे पास तो आओ, फिर अपना शर्त भी बताता हूँ। आदित्य मालती से कहता है। मालती हंसती हुई कहती है, हाँ मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, और ये भी पता है शर्त क्या है आपकी, पर मुझे अब आपकी शर्त नहीं माननी, और अब आप रहने ही दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। मालती इतना बोलते ही कमरे से बाहर आकर नीचे हॉल में आ जाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। दोपहर के वक्त हो चुके थे, सगाई के सभी तैयारी भी हो चुके थे। मालती भारती के पास आकर उसको तैयार होने में मदद करने लगी। आरती भी इन दोनों के पास ही रहती है और बीच बीच में नंद भाभी के बातों में खूब हंसी मजाक होती रहती है। तीनों एक बहुत ही खुश रहते हैं। नीचे हॉल में धीरे धीरे सभी मेहमान भी आने लगे थे। हॉल में रायचंद्र जी, रंजना जी और आदित्य सभी मेहमानों के स्वागत में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अनकेश अपने परिवार वालों के साथ आता है। रंजना जी अपने होने वाले माई बाबू अनकेश जी का स्वागत आरती करके करती है, एवं अनकेश जी के माता पिता भाई बहन की भी स्वागत खूब अच्छे तरीके से किया जाता है। सभी को उचित स्थान पर बिठाया जाता है। शाम के 5:00 बज चुके थे। पंडित जी अपने पोथी पत्रा के साथ आकर एक कुर्सी पर विराजमान होते हैं और उनकी भी खातिरदारी की जाती है। भारती भी संपूर्ण तरीके से तैयार हो चुकी थी। मालती आरती से बोलती है, आरती जी आप भारती जी को लेकर अपने साथ नीचे हॉल में जाए। सभी नई लड़की को देखने के लिए व्याकुल होंगे और मैं भी अपने कपड़े बदलकर तैयार होकर आती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, पर आप जल्दी आना, बिना आपके सगाई कैसे होगी? आरती मालती से बोलती है। हाँ बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। आरती भारती को लेकर नीचे हॉल में आती है। हॉल में भारती के आते ही सभी मेहमानों की नज़र भारती की तरफ ही होती है और सभी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। अनकेश जी भी भारती को एकटक देखता ही रहता है। भारती गुलाबी रंग की लहंगा में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भारती और अनकेश जी को एक साथ एक बड़ी सी सोफे पर साथ में दोनों को बिठाया जाता है। अनकेश भारती के करीब बैठते ही धीरे से बोलता है, भारती जी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ख्वाबों की परियों की तरह। भारती अपनी नजरों को नीचे के तरफ झुकाए हुए मुस्कुराती हुई धीरे आवाज में बोलती है, शुक्रिया, आप भी बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगूंगा ही, इतनी खूबसूरत लड़की का दूल्हा जो बनने वाला हूँ। लेकिन एक हकीकत भी है कि आपसे कम ही सुंदर हूँ। पंडित जी रंजना जी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, कुमारी बेटी भारती और कुमार बेटा अनकेश के दोनों की सगाई की मंगल मुहूर्त शुरू हो चुका है। मुझे सगाई के पूजा के लिए एक थाल में सभी पूजन सामग्री और एक दूसरी सगाई की थाल में फूल, अक्षत, हल्दी और अंगूठी सजाकर यहाँ मेरे पास लाए। आरती सगाई की सजी हुई थाल लिए पंडित जी से कहती है, प्रणाम पंडित जी, सभी तैयारी हो चुकी और ये रही सगाई की थाल और पूजन सामग्री, लेकिन आप थोड़ी देर रुके, अभी मेरी भाभी यहाँ नहीं, वो आ रही है। ठीक है बेटा, सदा खुश प्रसन्न रहो।
और अपनी भाभी को जल्दी बुलाओ वरना मंगल मुहूर्त निकल जाएगी। पंडित जी आरती को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं। मंगल मुहूर्त की बात सुन आदित्य पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी आप सगाई की पूजन शुरू कीजिए, मैं मालती को लेकर आता है। पंडित सगाई की पूजा शुरू कर देते हैं। आदित्य कमरे के दरवाजे के पास से ही आवाज लगाते हुए बोलता है, मालती जल्दी चलो नीचे हॉल में, पंडित जी सगाई की पूजा शुरू कर चुके हैं, सभी कोई है वहां पर, बस तुम्हारी ही उपस्थित नहीं है। मालती तैयार होकर आईने के सामने चुपचाप खड़ी रहती है। आदित्य फिर से आवाज लगाता है और कहता है, मालती इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ी हो, जल्दी चलो। इस बार भी मालती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आईना के सामने खड़ी रहती है। मालती के ना बोलने पर आदित्य को गुस्सा आ जाता है और कमरे में अंदर आकर मालती का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर नीचे आना चाहता है। मालती के हाथ पकड़ते ही आदित्य को अपने हाथ में चिपचिपा सा गिला गिला लगता है। आदित्य मालती की हाथ छोड़ अपने हाथ में देखता है, अरे ये क्या, मेरे हाथ तो खून से रंग गए। आदित्य अपनी नज़र मालती के हाथ के तरफ करता है और देखकर हैरान हो जाता है। मालती के हाथ की उंगलियां के नाखून बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई थीं और सभी नाखून से लाल लाल खून टपक टपक कर नीचे गिर रहे थे। मालती की ऐसी हालत देख आदित्य बहुत ही डर जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। फिर आदित्य को याद आता है, गहरी शाम हो गई, शायद अब ये मालती नहीं, मालती के रूप में कोई और है। याद आते आते आदित्य सोचने लगते हैं, मैं मालती को इस हालत में नीचे हॉल में लेकर कैसे जाऊं। सभी मेहमान और मम्मी बहन देखकर डर जाएंगे और कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं इसे लेकर नीचे नहीं जाऊंगा, मालती को कमरे में ही बंद कर देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। आदित्य अपने सोच के ख्यालों से बाहर आता है और वो देखता है, अरे मालती अभी तो यहीं थी और मैंने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। मालती कब मुझसे अपनी हाथ छुड़ाकर कहाँ चली गई? हे भगवान, कहाँ चली गई वो? कहीं ऐसा तो नहीं नीचे हॉल में चली गई? आदित्य डरते हुए तेजी कदम में भागते हुए नीचे हॉल में आकर मालती को ढूंढने लगता है, पर मालती हॉल में नहीं मिलती है। मालती तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, कमरे में नहीं है, फिर कहाँ गई? रंजना जी आदित्य को देखकर पूछती है, बेटा बहू को लेकर नहीं लाया? हाँ मम्मी, वो तैयार हो रही है और उसे अभी वक्त लगेंगे। आप पंडित जी को बोलिए सगाई की रस्म जल्द पूरी करें। लेकिन बेटा बहू को तो आने दें। नहीं माँ, मंगल मुहूर्त निकल जाएगा और वो खुद ही बोली है, वो अपने आप ही आ जाएगी। रंजना जी पंडित जी को सगाई की रस्म पूरी करने को कहते हैं। भारती अपनी माँ की बात सुन अपनी माँ की तरफ देखते हुए इशारों में ही मालती के बारे में पूछती है। रंजना जी भी इशारों में कह देती है, आ जाएगी, सगाई होने दें। मंगल मुहूर्त के साथ भारती और अनकेश की सगाई हो जाती है। सभी मेहमान दोनों को बधाई और आशीर्वाद देने लगते हैं। पंडित जी शादी की तारीख अगले ही सप्ताह में तय करके पत्र में सभी शुभ मंगल कार्य की तारीख लिख बनाकर हल्दी और अक्षत से पूजन कर देते हैं। शादी की तय तारीख सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, सिवाय आदित्य को छोड़कर। सगाई की पार्टी खत्म होते हैं ही अनकेश के परिवार वाले और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद रंजना जी आदित्य से पूछती है, बेटा क्या हुआ? तुम खुश नहीं दिख रहे और ना ही अभी तक बहू नीचे आई है। अगर कोई बात है तो बताओ। भारती और आरती भी बोलती है, हाँ भैया, कब से मैं भाभी का इंतजार कर रही हूँ और आप भी तो भाभी को लेने भी गए थे पर लेकर आए नहीं। भाई भाभी ठीक तो है,
हाँ हाँ ठीक है। आरती तुम भारती को लेकर कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य मुस्कुराते हुए अपनी बहनों से बोलता है। पापा आप भी जाइए और आराम कर लीजिए। कल से तो और भी काम बढ़ने वाली है। एक ही हफ्ते के अंदर में शादी की बहुत सारी तैयारी जो करनी है। हाँ बेटा वह तो है ही, पर तुम चिंता ना करो, सारे कार्य कुशलता पूर्वक हो जाएंगे। रायचंद्र जी बोलते हैं। हाँ पापा चिंता नहीं कर रहा हूँ, पर फिक्र वाली बात तो होंगी ही। अच्छा ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। जी पापा अब आप आराम कर ले। रायचंद भी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। हाँ बेटा कहो, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ, तुम बहुत परेशान दिख रहे। रंजना जी आदित्य से पूछती है। हाँ मम्मी, परेशानी ही वाली बात है। असल में मैं इस बात से परेशान हूँ कि मालती की। आदित्य अभी बोल ही रहे थे, तभी मालती अचानक से दोनों के सामने आ जाती है और कहती है, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सगाई में नहीं आ सकी। और यही बात आदित्य आपको बताना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ बहू, तुमने बताया क्यों नहीं? रंजना जी मालती से पूछती है। मम्मी जी मुझे माफ कीजिए, घर में सगाई का खुशियों भरा माहौल था। मैं अपनी वजह से सगाई में रुकावट नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए समय पर नहीं बताए। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ भी हूँ। रात बहुत हो चुकी है, आप भी आराम कीजिए, वक्त पर सो जाइए। अच्छा ठीक है बहू, तुम दोनों भी कमरे में जाकर आराम करो, हम सभी कल सुबह बात करते हैं। आदित्य चाहकर भी अपनी माँ से मालती के बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं और मालती के साथ अपने कमरे में आ जाते हैं। मालती आदित्य को परेशान देखकर पूछती है। आदित्य आप इतना अधिक परेशान क्यों दिख रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं नहीं मालती, मैं ठीक हूँ, बस थक सा गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम करो। आदित्य बिस्तर पर आकर सोने लगता है। रात गहरी हो चुकी थी। आदित्य का नींद अचानक से खुलता है और वो देखता है, आदित्य की नींद आधी रात को अचानक से खुल जाती है और अपने सामने बैठी मालती को देखकर हैरान हो जाता है। मालती अपनी खुली बालों से चेहरा को ढके हुए कुछ अजीब सा गीत गुनगुना रही थी। आदित्य उठकर मालती के कंधा पर अपना हाथ रखते हुए पूछता है, मालती तुम ठीक हो? इस तरह अचानक आधी रात को उठकर क्यों बैठी हुई हो? मालती जोर जोर से दर्द में चीखने चिल्लाने लगती है और बिस्तर पर से उठकर बोलने लगती है। आदित्य मुझे बचा लो, आदित्य मुझे बचा लो। मालती बोलते बोलते जोर जोर से डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है और अगले ही पल अपने चेहरे पर बालों को हटाती है। मालती के चेहरे पर से बाल हटते ही आदित्य चेहरा देख कर चौंक जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? मालती के आधी चेहरा की शक्ल बदल चुकी है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य मालती के बदन को पकड़कर झकझोरता हुआ कहता है, तुम कौन हो? क्यों मेरी मालती को परेशान कर रही हो? और तुम्हारी आधी शक्ल सुनैना से क्यों मिल रही है? तुम बताओ कौन हो तुम? मालती आदित्य को पीछे धकेलते हुए कहती है, हाँ सुनैना हूँ मैं, पर आधी अधूरी सुनैना हूँ। मतलब आधी अधूरी सुनैना? तुम तो मर चुकी हो ना, फिर इस तरह से वापस कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। क्या? हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा शरीर मरा है, आत्मा नहीं। और मेरी प्यासी आत्मा तुमको पाकर ही मरेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार फिर से मैं पूरी की पूरी सुनैना बन जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें अपना, सिर्फ अपना बना लूंगी। मेरी मालती कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी मालती को बचाने की उम्मीद छोड़ दो। वो आधी मर चुकी है और आधी कुछ दिन के बाद मर जाएगी। और देखो तुम्हारे सामने ही प्रूफ है।
आधी मालती का चेहरा आधी सुनैना का चेहरा बदल चुकी है। मालती इतना बोलते ही मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। आदित्य जल्दी से मालती को उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और उसके बिखरे बाल को संभालते हुए कहता है, मालती मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर तुमको बचा कर ही रहूंगा। ये मेरा जीवन तुम्हारा ही दिया उपहार है। अगर तुम ना होती तो मैं भी आज सही सलामत नहीं होता। मैं तुम्हें सुनैना की चाल की शिकारी नहीं बनने दूंगा। किसी भी कीमत पर बचा कर रहूंगा। मुझे आज भी तुम्हारी और तुम्हारी सहेली सुनैना की सारी बातें याद है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य 2 साल पहले की बातें याद करने लगता है। सुनैना मालती के पड़ोस में रहती थी। सुनैना अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सुनैना का घर परिवार बहुत ही धनी मनी सुखी संपन्न परिवार था। वो रईस की तरह पली बड़ी, किसी भी चीज की जरूरत हुआ तो उसे आसानी से मिल जाती थी। सुनैना और मालती दोनों आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों की दोस्ती के किस्से मालती के मोहल्ले में खूब प्रचलित थीं। दोनों का खाना पीना, हंसना रोना, खेलना उठना बैठना सभी साथ साथ में होता था। सुनैना और मालती बिना एक दूसरे को देखे या बात किए बिना दोनों का दिन की शुरुआत नहीं होती थी। सुनैना अपनी सारी बात मालती से शेयर करती और मालती अपनी सारी बातें सुनैना से शेयर करती थी। एक दिन मॉल में मालती और सुनैना शॉपिंग करने साथ में आई थी। आदित्य भी अपने दोस्तों के साथ उसी मॉल में शॉपिंग कर रहा था। मालती अपने दोनों हाथ में कपड़ों की थैली लिए हुए सुनैना से बातें करते हुए में अचानक आदित्य से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। मालती टकराते ही खुद को संभालते हुए आदित्य को बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाती रहती है। आदित्य मालती से टकराते ही उनकी नज़र मालती की मुखड़े पर होता है और लगातार मालती को निहारते रहते हैं। मालती को सुंदर सा मुखड़ा देख आदित्य के दिल को पहली नज़र में ही वो भा जाती है और उनका दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। वहीं खड़ी सुनैना भी आदित्य के तरफ देखे जाती है और देख देख कर मुस्कुराती रहती है। आदित्य मुस्कुराता हुआ अपना हाथ मालती के तरफ आगे बढ़ाते हुए सॉरी बोलता हुआ मालती को उठने के लिए कहते हैं। मालती बिना किसी को देखे हुए खुद ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठने वक्त फिर से फिसल जाती है। आदित्य अपने दोनों हाथ से मालती को पकड़कर उठा देता है और जल्दी से कपड़ों के सभी थैलियों को उठाकर मालती की हाथों में कपड़ों की थैली पकड़ा देता है। आदित्य को हेल्प करते देख मालती भी मुस्कुरा देती है। मालती के मुस्कुराने पर आदित्य फिर से सॉरी बोलता है। तभी सुनैना बोलती है आदित्य को, बोलती है, इट्स ओके यार, कितनी बार सॉरी बोलोगे, हो गया तुम जाओ। सुनैना इतना बोलते ही मालती की हाथ पककर मॉल से वापस बाहर आने लगती हैं। तभी आदित्य के दोस्त पीयूष ऊंची आवाज में बोलता है, यार तुझे वो उतनी सारी खड़ी खोटी सुना दी, जबकि उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ और तेरी इतनी बड़ी नुकसान हो गई तो भी तू उसे कुछ नहीं बोलेगा। मालती जाते जाते पीयूष की बात सुन लेती है और पीछे मुड़कर आदित्य के करीब आकर पूछती है, क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम जाओ, आदित्य मालती से कहता है। तभी पीयूष कांच के अंदर सजी हुई एक ताजमहल के पास 2 सुंदर प्रेमी जोड़े बैठे हुए रहते हैं। ताजमहल गिरने की वजह से कांच के साथ साथ ताजमहल के कुछ हिस्से भी टूट चुके थे दिखाता हुआ कहता है, ये देखो ताजमहल, क्या हाल हुआ इसका। उद्धरण चिन्ह। मालती ताजमहल के पास 2 प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं देखकर कहती है, सो सॉरी, कितनी प्यारी है ताजमहल, पर इसके कुछ हिस्से टूटने की वजह से इसकी सुंदरता में कमी आ गई है। मालती आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है।
क्या मैं अपने साथ ये सुंदर सा ताजमहल को ले जा सकती हूँ? मुझे ऐसी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर करना आती है। मैं इसे ठीक करके वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आपने नुकसान किया है तो आप ही ठीक करेंगी। पीयूष बोलता है। हाँ हाँ, जरूर, अपना नाम पता बता दीजिए। मैं इसे ठीक करते ही वापस लौटा दूंगी, मालती आदित्य से कहती है। आदित्य अपना नाम एवं घर का पता व मोबाइल नंबर मालती को दे देता है। अगले दिन मालती ताजमहल को सही से चिपकाकर उस पर मरकरी रंग की लेस लगाकर उजला रेशम के धागे से सुंदर सुंदर फूल बनाकर सजावट कर देती है। ताजमहल के डेकोरेशन हो जाने पर ताजमहल पहले से भी ज्यादा बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। मालती ताजमहल को कवर करके सुनैना के साथ ताजमहल को लेकर आदित्य के घर पहुंचती है और घर का डोर बेल बजाती है। डोर आदित्य ही खोलता है। डोर खुलते ही मालती झट से आदित्य को ताजमहल उसके हाथ में पकड़ा देती है। आदित्य मालती को देख हाय बोलते हुए पूछता है, तुम कैसी हो? यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मालती मुस्कुराती हुई कहती है। ना जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ, आदित्य बोलता है। उद्धरण चिन्ह . मैं भी यही खड़ी हूँ। कोई मेरा भी हाल पूछे और मेरी तरफ भी देखे। सुनैना आदित्य तरफ देखते हुए बोलती है। ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। आप कौन? आदित्य सुनैना से पूछता है। मैं मालती की बेस्ट फ्रेंड सुनैना हूँ। अच्छा, तो आपका नाम सुनैना और इनका नाम मालती है। अच्छा हुआ जो आपने नाम बता दिया। जी हाँ, मेरा नाम सुनैना और ये मेरी सहेली मालती है। अब यही खड़े खड़े सारी बातें करोगे या फिर अंदर आने को भी कहोगे? हाँ हाँ, अंदर आओ ना, तुम दोनों ही अंदर आ जाओ। दोनों ही अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। मालती आदित्य को ताजमहल को खोलकर देखने को कहती है। आदित्य ताजमहल को खोलकर देखता है। वाह, कितनी सुंदर, पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मालती, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, मैंने तो बस टूटे हुए भाग को उसकी दाग छुपाने के लिए ये सजावट की और ज्यादा कुछ खास नहीं किया। हम अब चलते हैं। अल्पविराम। वैसे तुम घर में अकेले रहते हो? मालती घर में इधर उधर देखती हुई पूछती है। नहीं मालती, माँ पापा 2 बहनें भी है, लेकिन वे सभी बुआ के घर पर गई है। बुआ की बेटी की शादी है। अच्छा, तो ठीक है, अब हम चलते हैं। मालती आदित्य से कहती है। इतनी जल्दी? रुको, थोड़ी देर में चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं, मालती आदित्य से कहती है। अरे रुक जाओ ना, मालती इतना प्यार से कह रहा है। मैं चाय बना रहा हूँ तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। और सुनैना आदित्य के तरफ देखती हुई बोलती है। मालती सुनैना को धीरे आवाज में कहती है। तूने कभी चाय नहीं पी क्या? चल यहाँ से, क्यों इसे परेशान कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही मालती सुनैना की हाथ पकड़कर वहां से वापस अपने घर आ जाती है। आदित्य ताजमहल को बार बार देखने लगता है और मालती को भी याद करने लगता है। इधर मालती भी आदित्य को याद करती रहती है और सुनैना भी मन ही मन आदित्य को चाहने लगी थी। पर सुनैना अपनी ये बात मालती से नहीं बताती है, लेकिन मालती सुनैना से कहती है, मुझे आदित्य बहुत ही पसंद है। मैं आदित्य से मिलना चाहती, बातें करना चाहती हूँ। मैं उसे कॉल करती हूँ और स्पीकर पर फोन रखती हूँ, तुम भी सुनना। मालती आदित्य के पास कॉल करती है। आदित्य नया नंबर से कॉल देखकर झट से कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो, कौन? उद्धरण चिन्ह। मैं मालती, आदित्य बोल रहे हो ना? हाँ, आदित्य बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहता था पर तुमने तो अपना नंबर ही नहीं दिया, इसलिए मैं इंतजार में था।
कि शायद तुम कॉल करो, और मेरी इच्छा पूरी भी हो गई। अच्छा सुनो, हम शाम को मिले शिव मंदिर के पास पार्क में। हाँ। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। इतना कहते ही मालती कॉल कट कर देती है। मालती हंसती हुई सुनैना से कहती है, ओह मेरी डियर सुनैना, तुमने सुना ना, वो मुझसे शाम को मिलने आ रहा है। सुनैना, मैं बहुत ही खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। सुनैना मालती से कहती है। मालती पूछती है, लेकिन क्यों? सुनैना, तुम खुश क्यों नहीं हो? उद्धरण चिन्ह।